हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस जी के क्लासेस में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 के एग्जाम के लिए जीके जिस के क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। आपके सामने पहला क्वेश्चन दिख रहा है कि नंदवंश का संस्थापक कौन था। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, आपके हिस्ट्री से क्वेश्चन है। तो नंदवंश का संस्थापक हो जाएगा आपका महापद्मनंद। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पाल वंश का संस्थापक कौन था। ठीक है, तो देखिए पाल वंश का जो संस्थापक थे वो आपके गोपाल थे। ठीक है, पाल वंश के जो संस्थापक थे गोपाल थे। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नंद वंश के कौन है दोस्तों? तो नंद वंश के महापद्मनंद हैं। और यहाँ पे पाल वंश से पूछा गया, तो पाल वंश का जो संस्थापक थे ये आपके गोपाल थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखिए, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर की मृत्यु कहाँ पे हुई थी। महावीर स्वामी की बात करेंगे, जो कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, जैन धर्म के अगर जो आपके क्वेश्चन में आता है कि वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो ये आपके स्वामी महावीर स्वामी थे। अगर जो ऐसे पूछे कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, ठीक है, यह स्थापना किसने किया था, तो ये आपके जो प्रथम तीर्थकर हुए ऋषभ देव, याद रखिएगा नाम, ऋषभ देव जो थे ये जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, जो कि प्रथम तीर्थकर थे, फर्स्ट तीर्थकर। ठीक, और जो महावीर स्वामी थे ये 24वें तीर्थकर थे और अंतिम तीर्थकर थे। इनके बाद कोई तीर्थकर नहीं हुआ और महावीर स्वामी को ही जो जैन धर्म है इसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो इनकी जो मृत्यु होती है ये आपके पावापुरी में होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जैन धर्म से संबंधित है महावीर स्वामी, याद रखिएगा। महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर, तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे आपके? तो महावीर स्वामी थे और इनकी जो मृत्यु होती है वो आपके पावापुरी में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका कि महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ पर पड़ता है? देखिए, महात्मा बुद्ध इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ठीक है, लुम्बिनी में। ये जो लुम्बिनी है, ठीक है, जो लुम्बिनी है ये आपका कहाँ पड़ता है? भारत में पड़ता है या अन्य स्टेट में पड़ता है, अन्य देश में पड़ता है? तो लुम्बिनी आपका पड़ता है नेपाल में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ था, जो कि लुम्बिनी के नाम से जाना जाता है उस क्षेत्र को। यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए कि बुद्धचरित के लेखक कौन हैं। तो बुद्धचरित जो एक पुस्तक है इसके रचयिता की बात करेंगे, तो इसके रचयिता हैं कवि अश्वघोष। ठीक है, कवि अश्वघोष आपके बुद्धचरित के लेखक हैं। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का हो जाएगा डी राइट आंसर कि बुद्धचरित के जो लेखक हैं कौन है? अश्वघोष। याद रखिएगा ये नाम। ये देखिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन देखे गए हैं ज़्यादा, तो इनके आने की जो प्रायिकता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो बुद्धचरित के लेखक आपके अश्वघोष हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंतिम मौर्य शासक कौन थे। तो मौर्य वंश की बात करेंगे, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इस वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य भी अपने शासनकाल में बहुत ही ज़बरदस्त राजा थे, जिन्होंने समस्त क्षेत्रों में विजित किया था। जैसे सेल्यूकस निकेटर जो कि सिकंदर का सेनापति था, इसको भी हरा के इसकी लड़की से शादी की और 5 क्षेत्र पे अधिकार किए, जैसे काबुल, कंधार, हेरात। ठीक है, इन क्षेत्रों को कब्जा किया था। और चंद्रगुप्त मौर्य के ही शासनकाल में जो चाणक्य थे, जिनका नाम आपने सुने होंगे, चाणक्य, जिन्हें राजनीति का गुरु माना जाता है। ठीक है, ये जो चाणक्य थे इन्हीं के सहयोग से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के। और अंतिम मौर्य वंश की बात करेंगे तो जो बृहदर्थ हैं ये अंतिम मौर्य शासक थे। अशोक भी मौर्य वंश के सबसे प्रतापी राजा थे, जिनके नाम से अभी भी मौर्य वंश ज़्यादा हाईलाइटेड है। तो सबसे महान शासकों में एक अशोक, सम्राट अशोक थे। ठीक है, देखिए अशोक की बात करेंगे तो अशोक ने क्या किया था। तो भाई अशोक ने क्या किया था? अशोक ने जब आपका 261 ईसा पूर्व में ये कलिंग का युद्ध हुआ था, इसमें राजा खारवेल को हराया था। कलिंग के युद्ध में लाखों लोग मारे गए थे, जिसे देख के जो अशोक था ये बड़ा अच्छा मतलब सोच में पड़ गया कि भाई ये मैंने क्या कर दिया। इसका हृदय वहाँ से परिवर्तन हुआ और वहाँ से इसने जो बौद्ध धर्म है इसको अपनाया। लेकिन भाई इसने तलवार तो रख दिया, ठीक,
लेकिन इसके शासनकाल में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि अशोक से युद्ध करे, क्योंकि इसने अहिंसा का मार्ग अपनाया था और इसने कहा भी था कि मैं अब तलवार कभी नहीं उठाऊंगा। लेकिन फिर भी इससे डर इतना था। भाई देखिए, अशोक ने तलवार भले ही रख दिया था लेकिन चलाना तो थोड़े भूला था, है कि नहीं। तो अशोक जो था ये काफ़ी ज़्यादा ही पॉपुलर शासकों में से एक हैं, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था। अब देखिए, सांची स्तूप का यहाँ पे आ गया, जो कि हेरिटेज साइट में भी है। तो सांची का जो स्तूप है सबसे बड़ा, ये आपके अशोक ने निर्माण कराया था। अब सांची का स्तूप पूछ दे आपसे कि कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश स्टेट में है। ओके, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उकाई बांध आपके किस नदी पर स्थित है। अब उकाई बांध कहाँ है दोस्तों, तो ये गुजरात में है। सरदार सरोवर बांध के बाद गुजरात में परियोजना में गुजरात में दूसरे नंबर पे आती है उकाई बांध परियोजना। तो उकाई बांध आपके ताप्ती नदी पे स्थित है। ठीक है, कहाँ पे दोस्तों, ताप्ती नदी। कौन, तो उकाई बांध परियोजना। तो ये हो जाएगा आपका विकल्प डी, ताप्ती नदी। अगला क्वेश्चन है कि डाफला दर्रा आपके किस राज्य में स्थित है। अब डाफला दर्रा की यहाँ पे बात आई है, तो डाफला दर्रा पड़ता है आपके अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश कहाँ है दोस्तों, तो ये सबसे पूर्वोत्तर राज्य है भारत का। ठीक है, सबसे पूर्वी राज्य है ये। आपका आखिरी बिंदु हो जाएगा यहाँ पे पूर्वोत्तर की बीथू जिसको बोलते हैं, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में ही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सालाबाई की जो संधि है कब हुई थी। तो सालाबाई की संधि हो गई थी आपकी 1782 में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि सालाबाई की जो संधि है 1782 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रीस, यूनान की राजधानी कहाँ पे है। तो यूनान की राजधानी यहाँ पे बात करेंगे तो यूनान की राजधानी आपका हो जाएगा एथेंस में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो ग्रीस है, यूनान में देखिए, सबसे पहले ओलंपिक खेल की शुरुआत कहाँ पे होती है, तो यहीं पे होती है। ठीक है, ओलंपिक की जो शुरुआत होती है वो एथेंस में ही सबसे पहले आयोजित भी किया गया था आपका, ग्रीस में भी। ठीक है, याद रखिएगा। तो एथेंस राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 119वां सदस्य कौन सा देश बना है। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 119वां सदस्य बना है आपका माल्टा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रगान का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था। तो भारत के राष्ट्रगान का अंग्रेजी अनुवाद किया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। इन्होंने ही भारत के राष्ट्रगान को लिखा था और इसका इंग्लिश वर्जन भी लिखा था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय उत्पादन शुल्क दिवस आपका कब मनाया जाता है। तो केंद्रीय उत्पादन शुल्क ये मनाया जाता है आपका प्रतिवर्ष 24 जनवरी को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस पुराण का संबंध आपके मौर्य वंश से है। तो मौर्य वंश से संबंधित पुराण हो जाएगा आपका विष्णु पुराण। ठीक है, पुराणों की संख्या है 18 और सबसे प्राचीन इसमें से पुराण है आपका मत्स्य पुराण। लेकिन मौर्य वंश से यहाँ पे पूछा है, तो मौर्य वंश से संबंधित जो आपका पुराण है ये आपका है विष्णु पुराण। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को कहाँ पे हुआ था। तो कौशल चैम्बर पुस्तकालय आपके नई दिल्ली में स्थित है और यहीं पे संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को संपन्न हुआ था। याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ पर स्थित है। तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे दोस्तों, तो ये आपके उत्तराखंड के राजधानी देहरादून में स्थित है। ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, इसको वेरी इंपॉर्टेंट की लिस्ट में कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान आपका कहाँ पे स्थित है। तो देखिए इस पे यहाँ पे थोड़ा सा विकल्प में गलती हो गई है, होगा यहाँ पे भोपाल, लेकिन भोपाल नहीं दिया गया। ठीक है, तो याद रख लीजिए कि भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान आपके मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन, मशहूर गायक पंकज उधास का निधन 26 फरवरी 2024 को हो गया था। 19 वर्ष पद्मश्री अवार्ड मिल चुका था। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा करंट अफेयर से। 2006 में इनको मिला था भाई पद्मश्री अवार्ड। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं। तो महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री अभी हैं एकनाथ शिंदे जी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका विकल्प ए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम का क्या नाम है। तो भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान का कार्यक्रम का नाम है गगनयान। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन,
संविधान के प्रारूप पर कुल बहस हुई थी, यानी कितने दिन बहस हुई थी संविधान के प्रारूप को बनाने के लिए, तो इस पे कुल बहस होती है आपका 114 दिन। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दादा साहब फाल्के पुरस्कार आपके किस क्षेत्र में दिया जाता है। यहाँ पे बात हुई है दादा साहब फाल्के की, तो भारत में सिनेमा का जनक का माना जाता है आपके दादा साहब फाल्के को, और इनका जो ये पुरस्कार है ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो भारतीय संविधान में कुल मौलिक अधिकार हैं आपके 6, तो इतने ही उल्लेख दिया गया आपके भारतीय संविधान में, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि शून्य भेदभाव दिवस आपका कब मनाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे शून्य भेदभाव दिवस आपका मनाया जाता है 1 मार्च को। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। तो सिखों द्वारा जो कृपाण धारण करते हैं ये किस संविधान के अनुच्छेद द्वारा स्वतंत्रता का अंग माना गया है, धार्मिक स्वतंत्रता का। तो अनुच्छेद 25 के अंतर्गत ऐसा दिया गया है इनको, ठीक है, कि सिख जो है कृपाण धारण कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस शहर को भारत का रजत शहर भी कहा जाता है। तो भारत का रजत शहर कहा जाता है आपके कटक को। देखिए कटक पड़ता है आपके उड़ीसा में, ठीक है, और ये जो कटक है यहाँ पे एक महान व्यक्ति का जन्म हुआ था जिसका नाम था सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जो आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था इन्होंने, वो व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत की आज़ादी में अहम भूमिका निभाई थी। इनका जन्म भी कटक में ही हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि इस वर्ष उत्तरांचल का नाम बदल के उत्तराखंड कर दिया गया। तो देखिए 2006 तक जो उत्तरांचल था इसका नाम उत्तरांचल था, लेकिन 2007 में इसका नाम चेंज करके उत्तराखंड कर दिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। और 2000 में ये उत्तर प्रदेश से अलग होके एक स्टेट बना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फुलहर झील आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो फुलहर झील की बात करेंगे, ये आपके पीलीभीत में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बेंती झील आपके उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। तो बेंती का जब भी नाम आएगा राजा भैया का नाम आता है, ठीक है, राजा भैया, ये बहुत ही हाईलाइटेड पर्सन है राजा भैया जी। ये आपके प्रतापगढ़ के कुंडा जिले के बेंती झील है, इन्हीं के राजमहल में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। तो प्रतापगढ़ का जब भी नाम आता है दोस्तों राजा भैया का नाम सबसे पहले आएगा, क्योंकि बहुत ही हाईलाइटेड पर्सन है ये, ठीक है, इनको सभी लोग जानते होंगे, तो याद रखिएगा। भदरी रियासत के ये राजा हैं, याद रखिएगा।